गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने स्पर्श पाठ पुस्तक के पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर। ये मराठी के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी, जिन्होंने प्रस्तुत पाठ को लिखा है। बच्चों, इस पाठ के 2 पार्ट हैं। गिन्नी का सोना पहला जो है और दूसरा झेन की देन। तो हम लोग एक एक करके पाठ के दोनों पार्ट को पढ़ेंगे। गिन्नी के सोना में क्या बताया गया है और झेन की देन में क्या बताया गया है। सर्वप्रथम हम लोग रविंद्र केलेकर जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। 7 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1925 में, और ये छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। अपनी जो ये इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उसमें अपनी चिंतन अपनी सोच को खरा उतारा है, साथ साथ मानवीय सत्य को भी सत्य तक पहुंचने की का प्रयास किया है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक हैं। मराठी भाषा और कोंकणी भाषा में इन्होंने ज़्यादा रचनाएं की हैं। कोंकणी में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। केलेकर काका केलेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उज्ज्वा ढाचे सूर, समिधा सांगली ओंथावे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जनसा दिलसा, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, जिन रचनाओं पर इनको पुरस्कृत किया गया। बच्चों, अब हम लोग पाठ प्रवेश देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है प्रस्तुत पाठ में, पाठ प्रवेश के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है। थोड़े में बहुत कुछ कहना, कविताएं होती है ना कि देखिए 4 पंक्तियों को हम लोग 1 पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं भावार्थ और व्याख्या करके। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना एक कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तो उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रखे थोथा देख लाए। जब यही चीज़ थोड़े में अगर कोई कह देता है गद्य रचना में, तो ये जो मुहावरा याद आता है व्यक्ति को सार सार को गही रथे थोथा देख उड़ाए। मीन्स कबीर दास जी जो है अपनी एक रचना में उन्होंने लिखा है सार सार को गही रथे थोथा दे उड़ाए। सार सार मतलब अच्छी चीज़ों को रखना और खराब चीज़ों को फेंक देना। अर्थात इसको जैसे सूप है, सूप में अनाज को लोग साफ करते हैं तो अच्छे अनाज सूप में ही रह जाते हैं और जो खराब अनाज होते हैं वो सूप से फटकने से उड़ जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर यही मुहावरा सार सार को गही रहते, अच्छी चीज़ों को रख ले और थोथा जो है खोखला उसको या फालतू खराब अनाज जो है उसको उड़ा देता है। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। ये कोई भी चीज़ सरल लिखना कि लोगों को समझ में आ जाए और थोड़े में लिखना ये बहुत कठिन है कि कम शब्दों में कोई चीज़ किसी को समझ में आ जाए।
सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। ये सब जातक कथाएं, आगम कथाएं, सूक्ति कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ सब क्या है, छोटी छोटी होती है और सरल शब्दों में लिखी रहती है, एक बच्चा भी समझ लेता है। तो बोलते हैं कि ये सब इसी के जो है प्रमाण है कि कम शब्दों में, सरल शब्दों में इसको लिखा गया है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने भी किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा, बहुत कुछ समझने की मांग करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है, लेखक जो है कहने वाले से हमसे थोड़े में कह के ज़्यादा हमको समझने की बात करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने बुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने की। इसको पढ़ने के बाद हमें एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने लिए ही जीते हैं, एक दूसरों के लिए भी जीते हैं, यानी समाज के लिए जीते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो गिन्नी का सोना इसी पर आधारित। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। दूसरा जो है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यस्ततम दिनचर्या के कुछ चैन भरे पल, यानी भाग दौड़ की जिंदगी से एकांत में हो जाकर के चैन भरा जीवन जीते। तो बच्चों, ये हम लोग देखें पाठ प्रवेश, मतलब प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है। अब पाठ का पहला पाठ है झेन की देन, गिन्नी का सोना, जिसको आज हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अपनी पुस्तक में देखिए, गिन्नी का सोना पहला अंक है। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। लेखक यहाँ कह रहा है शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना दो चीज होता है। शुद्ध सोने में से ज्यादा गिन्नी के सोना में तांबा मिलाया हुआ होता है और इसलिए वो चमकता है। शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है, मिलावट जो रहता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। आदर्शवादी थोड़ा समाज को देख करके उनकी मनवाली कर देते हैं और उसको प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सोना यानी आदर्शवादी और तांबा का गिन्नी का सोना यानी व्यवहारवादी। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक आदर्शवादी और दूसरे व्यवहारवादी। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। आप देखते होंगे आदर्शवादी को बहुत लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सही मार्ग पर चलते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, न कि गलत काम करते हैं। लेकिन अगर कोई आदर्शवादी है, देखता है व्यवहारवादी को लोग ज़्यादा सराह रहे हैं, ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो अपने वो आदर्श में व्यवहारिकता को मिला करके और सूझबूझ से आगे आने लगती है कि पीछे धीरे धीरे व्यवहार आदर्श कम होने लगता है और व्यवहारिकता ही जो है आगे आने लगता है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है, यानी आदर्श पीछे हो जाता है व्यक्ति का और व्यवहार आगे आने लगता है। सोना आदर्श है और तांबा व्यवहार है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे और वो व्यवहारिकता को जानते थे क्या चीज़ होती है, और अगर उस पर चले होते, अपने आदर्श पे ना चले होते, तो
आज उनके देश उनके पीछे नहीं भागता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। अपने आदर्श में वो कभी कमी नहीं लाते थे कि व्यवहारिकता पर आदर्श को वो उतार। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही होते। बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत। गांधी जी सोने में तांबा नहीं मिलाते रहे बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते रहे। यानी जो व्यवहार था उसी में वो आदर्श मिला करके उसको समाज में प्रस्तुत करते थे, उसकी कीमत। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। सोना आगे आ रहा है यानी आदर्श। गांधी जी का हमेशा आदर्श ही आगे आता रहता है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारवादी क्या होते हैं? वो लोग सजग रहते हैं कि हमको समाज में कैसे, कहाँ हमारा नुकसान है, कहाँ फायदा है, कि किसको मेरी बात पसंद आ रही है, किसको नहीं आ रही है। ये सब दिमाग में रख करके व्यवहारवादी अपने कार्य को करते हैं और उसी को देख करके वो समाज में चलते हैं। तो अपने लाभ हानि का को देख करके ही कदम अपने आगे बढ़ाते हैं और वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। ऐसा नहीं, व्यवहारवादी लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं और अगर स्वयं ऊपर जा रहे हैं तो अपने साथ लोगों को भी ऊपर लेकर जाते हैं? ऐसा नहीं। अगर ऐसा चले तो तब महत्व की बात है कि व्यवहारवादी है, खुद के बारे में भी सोच रहा है और दूसरों के बारे में। यह काम तो हमेशा किसका रहा है? आदर्शवादियों का रहा है। लोगों ने ही, आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह है आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। अगर हमारे देश में, समाज में अगर कुछ प्राप्त है तो जो भी है वो सब आदर्शवादी की ही देन है। व्यवहारवादी तो बस स्वार्थी, सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और हम समाज या देश के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। तो इसलिए प्रस्तुत पाठ गिन्नी का सोना में हम लोगों ने देखा कि व्यवहारवाद और आदर्शवाद। व्यवहारवाद क्या होता है? आदर्शवाद होता है प्योर सोना, शुद्ध सोना, और व्यवहारवाद होता है गिन्नी का सोना। इसको शुद्ध सोना और गिन्नी के सोना से आदर्श और व्यवहार को समझाया गया है कि जिस प्रकार शुद्ध सोना शुद्ध होता है लेकिन उससे कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते, और तांबे का सोना में जो गिन्नी का सोना होता है उसमें तांबा मिला होता है और उससे ज्वेलरी, तरह तरह की ज्वेलरी बनती है, खूबसूरत दिखती है और लोग उसको पसंद करते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे समाज में आदर्शवाद और व्यवहारवाद दो प्रकार के लोग होते हैं। तो समाज में पूछ उन्हीं की है जो व्यवहारवादी है, अर्थात समाज के लोगों को साथ चलते हैं और अपना अच्छा बुरा सोचते हैं और अगले को क्या पसंद है ये देख करके उनके जैसा करते हैं। लेकिन आदर्शवादी जो है वो अपने आदर्श पर चलते हैं, इसलिए उनको समाज नहीं पसंद करता। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश को, समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदर्शवादियों ने किया है, व्यवहारवादियों ने नहीं किया है। आज जो भी हम लोग प्राप्त किए हैं ये सब किसका? आदर्शवादियों का की ही देन है। व्यवहारवादी लोग क्या किए? समाज को बस गिराए हैं, उठाने का काम व्यवहारवादियों ने नहीं किया। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ हम लोग पतझड़ में टूटी पत्तियां का पार्ट 1 गिन्नी का सोना हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग अच्छे से घर पर पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग प्रस्तुत पाठ के सेकंड पार्ट पतझड़ में टूटी पत्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।